हम भारत पर आर्थिक बंकर बस्टर बम गिराएंगे। हम भारत की अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से तबाह कर देंगे। जो स्क्रीन पर आप इंसान देख रहे थे, लिंडसे ग्राहम इनका नाम है, अमेरिका के सीनेटर हैं और डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी हैं। गोल्फ तक ट्रंप के साथ खेलते हैं। इन्होंने यह बयान दिया है अभी एक दिन पहले एक टीवी इंटरव्यू के दौरान कि हम भारत की इकोनॉमी को पूरी तरीके से क्रैश कर देंगे। यही लिंडसे ग्राहम है जो एक बिल लेकर आए थे अभी कि जो देश रूस से तेल खरीदते हैं उनके ऊपर 500% का टैरिफ लगाएंगे। भारत, चाइना और ब्राजील का नाम उसमें शामिल था। उसके बाद ट्रंप ने 100% की धमकी दिलवाई। नाटो चीफ थे। तो आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि क्या भारत की इकोनॉमी को अमेरिका बर्बाद कर सकता है या वाकई में करना चाहता है। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी अनुपम प्रसून। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। यही से शुरू करूंगा सर कि क्या तबाह कर सकता है अमेरिका भारत की इकोनॉमी को। देखिए, ये कोशिश अमेरिका साल 1998-99 में भी कर चुका है जब पोखरण परीक्षण हुआ था। और उस वक्त आपने देखा होगा कि अमेरिका ही नहीं बल्कि कई देशों ने आर्थिक प्रतिबंध थोपे थे भारत पर। जबरिया जो प्रतिबंध थोपे गए, भारत ने न सिर्फ उसका जवाब दिया, भारत एक बार भी गिड़गिड़ाने नहीं गया था कि हमसे प्रतिबंध हटा दो। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हुआ करती थी और एक जरा भी भारत नहीं डरा अमेरिका से। और उस वक्त दुनिया ने भारत की ताकत देखी और एक वो घटनाक्रम ऐसा था जिसने पूरी दुनिया का भारत के प्रति जो सोच है वो बदल दिया। अमेरिका शायद ये गलती फिर से कर सकता है और ये अगर बयान दे रहे हैं ग्राहम लिंडसे, तो वो ये सब सोच के, और ट्रंप क्या सोचते हैं इससे पता चलता है कि लिंडसे ग्राहम जो बोल रहे हैं उनसे, अब वो चूंकि ट्रंप के साथ खेलते हैं, बहुत करीबी हैं, तो ट्रंप की ये सोच है, ये उनसे लिंडसे की सोच नहीं है, ये ट्रंप की सोच आप मान सकते हैं। मतलब शब्द ट्रंप के और जबान हाँ, लिंडसे ग्राहम की है। लिंडसे के हैं। अब इसका एग्जाम्पल आप देखिए ना कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिका ने जो अपनी छवि बदली और जिस हिसाब से अमेरिका भारत के खिलाफ होता गया, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका की पॉलिसी क्या है। ट्रंप शुद्ध रूप से एक व्यापारी हैं और वो सिर्फ व्यापार कर रहे हैं धमकाकर, लोगों को डराकर धमकाकर, अलग अलग देशों को। ट्रंप के जो सबसे करीबी देश हैं, नाटो माने जाते हैं, नाटो के देश माने जाते हैं, वो ट्रंप उनके नहीं हुए। उनको धमकी देकर आए कि हम तुम पर टैरिफ लगा देंगे। उनको धमकी देकर आए कि भाई अपने अपने डिफेंस बजट में 5% बढ़ा लो, सामान कहीं बाहर से नहीं खरीदना है तो अमेरिका से खरीदना है। हम थोड़ा आकलन जब करते हैं कि अमेरिका इस तरह के प्रतिबंध लगाने की बात करता है तो इससे क्या असर होगा, अमेरिका को इसका अंदाजा हो चुका है। डॉलर पर भारत की निर्भरता कम हो गई। आपने देखा कि जब रुपी और रूबल का कारोबार शुरू हुआ तो डॉलर की निर्भरता, डॉलर तो है ही नहीं कहीं बीच में, हम डॉलर की लेन देन तो करते ही नहीं है रूस के साथ। हमने एक ठीक ऐसा ही सिस्टम इजराइल के साथ बनाया, पेमेंट सिस्टम। हमने जापान के साथ ठीक ऐसा पेमेंट सिस्टम बनाया, फ्रांस के साथ हमने बनाया, नाटो के कई देश उनके साथ हमने बनाया ये पेमेंट सिस्टम। और तो और छोड़िए, ट्रंप को अगर अब मतलब इससे बड़ा झटका क्या हो सकता है कि भारत ने ब्रिटेन के साथ, आपने देखा होगा अभी हाल में जीरो ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ, एफटीए किया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो इससे मतलब जब ये एग्रीमेंट साइन हो रहा था तो दरअसल ये सिर्फ एक देश के साथ अच्छा रिश्ता नहीं हो रहा था, बल्कि ये ट्रंप को जवाब दिया जा रहा था। तो भारत तो आपको कह रहा है कि तुम में अगर अभी इस वक्त दम है तो तुम लगा दो। भारत, इनको पता है, देखो अमेरिका को इस वक्त अच्छे से पता है कि भारत पर आर्थिक प्रतिबंध का मतलब कि ये लोग डॉलर को और कमजोर कर लेंगे। यूपीआई ने पूरी दुनिया में अपनी बादशाहत कायम कर ली है। यूपीआई ने दुनिया को एक नया पेमेंट सिस्टम का तरीका बता दिया है। आपको पता है कि आज आप भारत में बैठे बैठे अगर कुछ सामान डॉलर में खरीदना है तो उसका भी पेमेंट आप यूपीआई से कर सकते हैं। तो यूपीआई ने इस चीज को दुनिया को दिखा दिया है और यही वजह है कि हर देश, अब ज्यादातर देश, जहां तक अगर मैं सही हूं तो करीब 24 देश दुनिया में ऐसे हैं जो भारत से अपनी करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं। 24 देश। और एक नई ट्रेड व्यवस्था बनाने की कोशिश भारत ने शुरू कर दी है, बाकायदा ही शुरू कर दी है। अभी हाल ही में जो समिट हुआ था, उसमें जो ब्राजील में समिट हुआ, वहां पर तो भारत ने बाकायदा इसका प्रस्ताव रखा। आपने देखा ब्राजील ने उसका समर्थन किया। आपने उस समय देखा कि जो बड़े बड़े देश थे वो भारत के इस समर्थन में थे कि नया पेमेंट सिस्टम बनना चाहिए। तो इस हिसाब से अगर आप देखें G7, जिसे G7 कहा गया,
तो उसमें तो सीधा तौर पर ये भारत ने स्थापित कर दिया कि एक नया पेमेंट सिस्टम लाकर जो डॉलर की मोनोपोली है उसे खत्म किया जा सकता है, डॉलर पर निर्भरता खत्म की जा सकती है। इस वक्त पूरी दुनिया की करेंसी का रेट तय कौन करता है? डॉलर कर रहा है। डॉलर। तो भारत यही नहीं चाहता है। याद है आपको, जब शुरू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बने थे तो उन्होंने एक बात कही थी कि हम चाहते हैं कि वो दौर आए जब ₹1 के बराबर $1 हो। लेकिन वो दौर कैसे आ पाएगा? असली उसकी जड़ कितनी गहरी है उसको समझने के लिए तो अभी 10-11 साल लग गए, और वो समझ में आया कि पूरे मार्केट में कौन सी चीज कितने रेट में होगी ये तो डॉलर से तय हो रहा है। तो हमें सबसे पहले इसे खत्म करना होगा। और अमेरिका को सबसे ज्यादा डर रूस से कारोबार का नहीं है। कारोबार तो 2022 से चल रहा है जब अमेरिका ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए, और आज भी वो प्रतिबंध है। क्या रूस दिवालिया हो गया? एग्जाम्पल बताता हूं आपको, क्या रूस दिवालिया हो गया? नहीं। और मजबूती के साथ, और रूस के साथ आपने देखा होगा 2022 में ही जब रूस के साथ भारत ने ट्रेड करना शुरू किया रूबल में, उसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर को एक अंग्रेजी टेलीविजन पर बिठाकर एक एंकर ने कोशिश की जलील करने की, ये बोलकर कि आपने रूस से मतलब अपने फायदे के लिए कच्चा तेल खरीदना शुरू कर दिया है। और एक डेटा से उन्होंने एक्सपोज कर दिया था नाटो देशों को। उन्होंने कहा कि ये देखिए, आप जहां बैठे हैं ये ब्रिटेन है, और आप पूरी हिस्ट्री निकाल लीजिए। इस वक्त जब आर्थिक प्रतिबंध अमेरिका ने थोपा है तब सबसे ज्यादा कच्चा तेल यूरोप के कंट्रीज खरीद रहे हैं। सबसे ज्यादा गैस यूरोप के देश खरीदते हैं। खुद ब्रिटेन खरीदता है। उन्होंने ये आंकड़ा जब रखा तो दुनिया ताली बजा रही थी। और आज भी ये सच्चाई है कि आप रूस को, मतलब मीडिया के कैमरों के सामने, आप इंटरनेशनल मीडिया में अपनी छवि ऐसा बनाते हैं जैसे आप ये दिखाना चाहते हो कि आपका कोई साथी या कोई मित्र देश कारोबार ही नहीं कर रहा रूस से, जबकि सच्चाई है नहीं। रूस से हर कोई कारोबार कर रहा है। इस वक्त क्या है, अमेरिका को जो बात सबसे ज्यादा चुभ रही, एक तो वो डॉलर वाली बात जो मैंने आपको बताई, ठीक है कार्तिक। दूसरी जो चीज है वो ये कि अमेरिका कच्चा तेल भारत को बेचता है, और अमेरिका दुनिया के कई देशों को कच्चा तेल बेचता है। जैसे आपने देखा, अमेरिका ने हर उस जगह पर लड़ाई करवाई जहां पर कच्चा तेल मिलता है। सीरिया हो, इराक हो, ईरान हो, अफगानिस्तान हो, ईरान हो, हर उस जगह करवाई। अब बच गए सऊदी। तो अमेरिका, और वो इसलिए बच गए क्योंकि उनकी पॉलिसी बिल्कुल उसी हिसाब से रही जैसी अमेरिका की रही, इसलिए बच गए। अमेरिका चाहता है कि दुनिया में ये जो संसाधन है उस पर एकमात्र कब्जा उसी का हो। और भारत ने हाल के दिनों में अमेरिका के इस गुमान को तोड़ा है कि अमेरिका कच्चा तेल नहीं भी देगा तब भी भारत अपना काम कर सकता है। उसने दिखाया, उसने वैकल्पिक रास्ते ढूंढे। अब जैसे आपने देखा होगा, चीन ने लिथियम देना बंद किया। चीन ने खुल्ला ऐलान किया कि भाई हम लिथियम नहीं देंगे भारत नहीं। साहब पूरे 17 के 17 रेयर अर्थ मेटल्स पर उसने रोक लगा दी। सारे रेयर अर्थ मेटल उसने बंद कर दिए। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद भारत ने अपना रास्ता ढूंढा। आपने देखा, अफ्रीकन कंट्रीज से जाकर प्रधानमंत्री मोदी अभी हाल ही में दौरे पर गए, और वहां से उन्होंने इसके विकल्प ढूंढे, और वहां से अब हमारे पास लिथियम आएगा या जो भी रेयर अर्थ मेटल है वो आएगा। अब हम भी अपना ढूंढना शुरू कर चुके हैं, जैसे कि राजस्थान में, जैसे कि जम्मू कश्मीर में लिथियम के मिलने की खबर आ रही है। तो अलग अलग जगहों से भारत ने भी कोशिशें शुरू कर दी। अच्छी बात है, भारत ने कहा कि चीन ने बंद किया, कोई बात नहीं। क्या भारत ने इस पर कोई रिएक्ट किया? नहीं, क्योंकि भारत बहुत शांत रहकर काम करना जानता है और उसने अपने आप को प्रूफ भी किया है। तो अब ऐसे में जब अमेरिका की तरफ से ये धमकी लगातार मिल रही है कि हम आप पर आर्थिक प्रतिबंध थोप देंगे, आपकी अर्थव्यवस्था को तोड़ मरोड़ देंगे, ऐसा मुझे लगता है कि आज के दौर में पॉसिबल है नहीं। जब हम 3 ट्रिलियन को पार कर चुके हैं और उस वक्त आप इस तरह की सोच रखते हैं तो ये इतना आसान नहीं है। भारत ही दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। ठीक, अमेरिका के बैंकिंग सेक्टर को भारत चाहे तो तोड़ सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो बैंकिंग सेक्टर में सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहे हैं वो पता है आपको, भारत के मार्केट से जाते हैं। भारत के मार्केट से सबसे ज्यादा इंजीनियर्स जो अमेरिकन आईटी सेक्टर को संभाले हुए हैं वो भारतीय हैं। तो भारत आईटी सेक्टर का सबसे सस्ता बाजार है। यहां से आप
बहुत कम पैसे में जो सबसे अच्छे लोग होते हैं उनको आप ले जाते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए। फार्मास्यूटिकल के मामले में आपने देखा होगा कार्तिक, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपको समझा देते हैं। इतना बड़ा तुर्रम खां बनता था हमारे का कोरोना में, कोविड के दौर में क्या हालत थी। पैरासीटामोल मांगी थी। वैक्सीन भारत ने भेजे, पैरासीटामोल तक भारत से मांगी थी। पैरासीटामोल, ग्लव्स तक भारत ने भेजे। सोच कर देखिए, तुम रॉकेट बनाकर क्या करोगे, तुम मिसाइल बनाकर क्या करोगे जब अपने लोगों को बचा नहीं सकते। कोविड के दौर में ये बात साबित हुई थी कि अमेरिका का सुपर पावर बस देखने भर के लिए, उसके लोग बेमौत मारे जा रहे थे हॉस्पिटल्स में। उसके हॉस्पिटल्स की जो पूरी मतलब पूरा सिस्टम था वो कोलैप्स कर रहा था, वो काम नहीं कर पा रहा था। तब दुनिया ने देखा अमेरिका को मरते और तड़पते हुए। तो अमेरिका को वो दौर बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। और जब भी ऐसा गुमान या गुरूर आता है अमेरिका के भीतर कि भारत को धमकी दे दो कि अर्थव्यवस्था तोड़ कर रख देंगे, उसे 1998-99 का दौर याद करना चाहिए। ये आपने उदाहरण बहुत सही दिया है। हालांकि जो ब्रिक्स देश हैं उसमें ब्राजील, रशिया, चाइना और इंडिया एक कॉमन देश हैं। इन्हीं को लेकर ये 500% की टैरिफ की बात हो या फिर एक्स्ट्रा 100% की टैरिफ की बात हो, इन्हीं लेकर ये लगातार कर रहे हैं। असल मुद्दा यही है, ये चाहते हैं कि डी-डॉलराइजेशन ना हो। ब्रिक्स समिट हुआ था, हाँ, माफ करिएगा, ब्रिक्स समिट हुआ था और उसमें आपने देखा ब्रिक्स ने एक अपना पेमेंट सिस्टम बनाया। हाँ, डी-डॉलराइजेशन करने की उन्होंने बात कही थी। और उसमें क्या कोशिश की गई कि डॉलर के मुकाबले हम एक ऐसा चैनल बनाए जिससे हमारा, जैसे ब्रिक्स के जितने भी देश हैं वो उसी करेंसी में ट्रेड करें, तो उसी हिसाब से उनका बैंकिंग सिस्टम काम करे। मतलब ये नहीं कि हम डॉलर में ट्रेड करें, डॉलर को छोड़कर हम अपनी करेंसी में ट्रेड कैसे कर सकते हैं, हम ये इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं। और ब्रिक्स ने बाकायदा इस पर विचार किया, ब्रिक्स ने इसे अपनाने की बात कही और इसी साल से इसे शुरू करने का फैसला लिया गया। अमेरिका को यह भी बात चुभ गई। अच्छा सर, यहां थोड़ा सा अगर पीछे चलें और वक्त में, तो इराक के बारे में ऐसा कहा जाता है कि बहाना तो लिया गया केमिकल बॉम्ब का कि वहां केमिकल बॉम्ब है, लेकिन असल में इराक चाहता था कि डॉलर के मुकाबले कोई और करेंसी आए या फिर किसी और व्यापार किसी और करेंसी में हो। एक दो देश और भी ऐसे हैं, नाम मुझे याद नहीं है अभी, उन्होंने भी डॉलर का मुकाबला करने की कोशिश की, तो अमेरिका ने उन्हें पूरी तरीके से तबाह करने का काम किया है। वो उदाहरण हमारे पास हैं। क्या ऐसा भारत के साथ संभव है? कुछ देश ऐसे थे जिन्होंने ये गलती की कि डॉलर को एकदम इग्नोर कर दिया। आज भारत चाहे अपनी करेंसी आज घोषणा कर दे कि हम अपनी करेंसी को $1 के बराबर करते हैं, लेकिन क्या ये मुमकिन है? और अगर ऐसा भारत करता है तो इसका कितना बड़ा नुकसान होगा भारत को, ये हर किसी को पता है। ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए भारत ऐसा नहीं करता है। लेकिन दूसरे देशों ने ऐसा करने की कोशिश की क्योंकि उनको डॉलर की मोनोपोली तोड़नी थी। और डॉलर की मोनोपोली तोड़ने के अलावा उनकी दुश्मनी, उनका सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका था। भारत अमेरिका को दुश्मन नहीं मानता है। बहुत ध्यान से आप समझिएगा, यहां पर दो चीजें हैं। भारत यह कहता है कि हम डॉलर में भी कारोबार करेंगे, लेकिन हम सिर्फ डॉलर में ही कारोबार क्यों नहीं करेंगे? हम सिर्फ डॉलर पर ही निर्भर क्यों रहे? इसके लिए कुछ और भी विकल्प बन जाए तो ठीक है। जैसे कि भारत में या अमेरिका में ही आप देखिए, क्या मोबाइल जो सेलफोन की कंपनी है वो क्या एक ही है? क्या वहां पर लोग एक ही कंपनी का नेटवर्क यूज करते हैं? तो इस हिसाब से आपके पास बहुआयामी विकल्प होने चाहिए। जब बहुआयामी विकल्प होता है तो एक आदमी जो सरदार या सेठ बनने की बार बार कोशिश करता है, कम से कम वो कंट्रोल में रहता है। उसको पता है कि हम अगर ये आदमी हमसे छिटका तो ये दूसरे सिस्टम में, दूसरे चैनल में चला जाएगा। तो जब वहां जाएगा तो फिर हमारे साथ ये हमारा नुकसान हो जाएगा। ये बात समझ में आनी चाहिए लोगों को। जब ये बात समझ में आ जाएगी तभी डॉलर की मोनोपोली खत्म होगी। और भारत क्या कर रहा है? भारत ये कर रहा है कि भाई हम डॉलर में, जो देश जिससे डॉलर में ट्रेड कर रहा है वो ट्रेड करता रहे। इसको आप बंद करना चाहें तो आपकी मर्जी, नहीं करना चाहें आपकी मर्जी। हम तो कोई दबाव ही नहीं डाल रहे। क्या भारत ने ये कहा कि हम अमेरिका से डॉलर में ट्रेड नहीं करेंगे? भारत ने कभी ये कहा ही नहीं है। भारत तो यही कह रहा है कि भाई हम एक ऐसा भी चैनल बनाना चाहते हैं, कि ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते हैं जिसमें हम जिस देश से कारोबार करें उस देश से उसकी करेंसी में कारोबार हो सके। और उसकी करेंसी मतलब जो पेमेंट सिस्टम होता है, जहां पर एक ऐसा चैनल, एक ऐसा बैंक हो जहां पर जिस देश की करेंसी आ जाए वो अपने आप कन्वर्ट होके उसके करेंसी में उसको पेमेंट चली जाए। ये एक जो व्यवस्था बनाने की बात, जो ब्रिक्स में जिसकी हमने चर्चा की, कि ब्रिक्स में इसकी बहुत खास तौर पर तारीफ भी हुई भारत की इस योजना की। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल, थोड़ा सा हाइपोथेटिकल सवाल है
देखिए, हम अमेरिका से लगभग 118 बिलियन डॉलर का व्यापार करते हैं और सामान ज्यादा बेचते हैं। 40 से 45 बिलियन डॉलर का मुनाफा कमाते हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा मुनाफा हम अमेरिका से व्यापार करके कमाते हैं। दूसरे नंबर पर चाइना आता है, 120 बिलियन डॉलर के आसपास का उसके साथ व्यापार करते हैं, लेकिन ज्यादा सामान चाइना से हम खरीदते हैं, ट्रेड डेफिसिट में रहते हैं। अगर इस तरफ अमेरिका ऐसे प्रतिबंध भारत के ऊपर लगाता है या फिर ऐसे टैक्स भारत के ऊपर लगाता है, तो क्या भारत की जो नजदीकी है वो चीन की तरफ बढ़ेगी? जबकि एक तरफ अमेरिका डॉलर का वेपनाइजेशन सोचता है और दूसरी तरफ चाइना रेयर अर्थ मिनरल्स का वेपनाइजेशन करता है, तो क्या हम उधर जाएंगे? भारत ने अभी इसी का तो रास्ता निकाला है। जो अफ्रीकन कंट्रीज की तरफ भारत का झुकाव बढ़ा है, या वो देश जिनको अब तक इग्नोर किया जाता रहा है, जिनको बहुत छोटा माना जाता है। अब घाना जैसे देशों का एग्जाम्पल देख लीजिए, कितने बड़े देश हैं वो, छोटे छोटे देश। तो ऐसे देशों को भारत ने टारगेट करना शुरू किया। अमेरिका बंद करते हैं, हम दूसरा विकल्प हमने तैयार कर रखा है। और ये जानिए, ये नरेंद्र मोदी की सबसे खास बात है कि उनके पास ऑलरेडी सेकंड ऑप्शन रेडी रहता है। हमेशा किसी भी वक्त जब आप जाएंगे तो सेकंड ऑप्शन रेडी रहता है। वो किसी चीज पर एक चीज गया तो उस पर पछतावा नहीं करते, वो सेकंड ऑप्शन पर विचार करते हैं। और यही वजह है कि भारत ने, अमेरिका अगर मान लीजिए बंद करता है, बंद कर दे, हमारे पास दूसरे विकल्प खुल गए हैं। अभी आपने देखा जब ब्रिक्स में जा रहे थे प्रधानमंत्री मोदी, उससे पहले उन्होंने कई देशों की यात्रा की। वो 7 दिन तक 9 दिन तक यात्रा पर रहे। 9 दिन में वो करीब 7 देश गए, और 7 देशों में वो गए तो सिर्फ इसी बात के लिए गए हैं कि हमारे लिए व्यापार के रास्ते कैसे खुलेंगे। आपने देखा तुर्की बहुत आंख दिखाता था जी, तुर्की के पड़ोसी देश हम चले गए। हाँ, साइप्रस हो आए हम। हाँ, हम साइप्रस गए और उसके साथ हम एक नई डील करके आए गए। और दूसरी बात, ये अभी भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में अपने हथियारों की ताकत दिखाई है। और हथियारों की ताकत दिखाकर भारत ने स्थापित किया है कि आने वाले जो 10-20 साल हैं, उसके बाद भारत एक बहुत बड़ा हथियारों का मैन्युफैक्चर बनने वाला है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में कॉरिडोर बन रहे हैं बाकायदा ब्रह्मोस 2.0 के लिए। हाँ, तो ये भारत अपने आप को साबित कर रहा है कि वो मिसाइल, टैंक और आर्म्स के मामले में एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है, बनने जा रहा है। तो लोग और सबसे बड़ी बात कि जितने में आप अमेरिका के कोई जेट खरीदेंगे या अमेरिका की कोई मिसाइल खरीदेंगे, अगर उससे आधी कीमत में भारत आपको एकदम विश्वस्त चीज़ दे दे, जिसकी मारक क्षमता अमेरिका की किसी मिसाइल से के मारक क्षमता से 1% या 0.0001% भी कम ना हो, तो किसकी तरफ आप जाएंगे? जाहिर सी बात है, भारत की तरफ जाएंगे। तो भारत ने अपने मार्केट के लिए नए रास्ते खोल लिए हैं और शायद अमेरिका इस चीज को मिस कर रहा है। बहुत धन्यवाद सर। अमेरिका को अगर लगता है कि भारत को अमेरिका की जरूरत है, तो वैसा नहीं है। जैसा सर ने बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा एक विकल्प तलाश कर रखते हैं और इसीलिए शायद आसियान जो कंट्रीज हैं, 7-8 जो कंट्रीज हैं, उनके साथ जिस तरीके से हमारी बातचीत चल रही थी, साउथ अफ्रीका की जो कंट्रीज हैं उनके साथ जिस तरीके से हमारे हालात, हमारे रिश्ते अब सुधर रहे हैं, वो विकल्प हमने खोल लिए हैं। तो 98 से सबक लेना चाहिए अमेरिका को, और लिंडसे ग्राहम जैसे जो सीनेटर हैं वो उन्हें इस तरीके की धमकी शायद आज के भारत को तो देने से बचना चाहिए। बाकी सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। दर्शकों, आपका इस विषय पर आप क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।